प्यारे साथियों, आपका अपना एक सॉल्यूशन क्लास में स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 12 बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पर विषय की अगर हम बात करें तो राजनीति शास्त्र है, और चैप्टर जो हमारा है, चैप्टर नंबर अगर बात करें तो 1 है, ठीक है, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ये राजनीतिक शास्त्र की अगर बात करें तो राजनीतिक शास्त्र एक ऐसा विषय है, या हम कह सकते हैं सामाजिक विज्ञान का एक हिस्सा है, ठीक है, जिसमें हर लोग यहाँ तक कि लेकर यहाँ से अगर बात करें एक नेता से लेकर एक आम व्यक्ति तक इसमें हिस्सा लेता है। अब आप कहेंगे कि सर नहीं, राजनीतिक तो सिर्फ नेता ही करते हैं। नहीं, नेता से लेकर यहाँ तक कि सामान्य लोग भी क्या करते हैं, राजनीतिक में भाग लेते हैं। अब कहेंगे आप कैसे? जैसे आप गांव समाज में रहते हैं तो आप सुनते होंगे कि कोई ना कोई कहता होगा कि आप राजनीतिक बतिया रहे हैं, राजनीतिक बात कर रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे वही राजनीतिक शास्त्र जो हमारी स्वतंत्रता से पहले लड़ी गई, और इसके चलते जब हमारा राष्ट्र निर्माण हुआ तो इसमें क्या क्या भूमिकाएं हुई, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, कह रहा है कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। अब यहाँ पर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ के अंतर्गत अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो बातें से बनी है राष्ट्र, पहला राष्ट्र निर्माण की और दूसरा चुनौतियाँ। यानी जब राष्ट्र निर्माण हो रही थी, जब यानी कहने का मतलब राष्ट्र निर्माण क्या है, जब हमारी आज़ादी मिल रही थी तो उसमें क्या क्या चुनौतियाँ हमें देखने को मिली, क्या क्या देखने को चुनौतियाँ मिली, और ये चुनौतियाँ किस प्रकार से आई, इसको हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। चुनौतियाँ का मतलब क्या होती है, तो एक प्रकार की कहे तो समस्याएं, किस प्रकार से समस्याएं आई जब हमारी आज़ादी मिल रही थी, तो इसको पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बने रहिएगा, और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। और ये कहानी के माध्यम से आपको समझाएंगे ताकि आपके दिमाग में सीधे बैठे, ठीक है। तो चलिए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं हम। उससे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें राजनीतिक शास्त्र पढ़ रहे हैं तो राजनीतिक शास्त्र के बारे में जानना जरूरी है। आखिर राजनीतिक शास्त्र होता है क्या, इसके पिता किसे कहा जाता है, ये तो जानना हमें जरूरी है, तो इसको भी जानेंगे। चलिए जानते हैं। तो हम आ चुके हैं अपना विषय वस्तुओं पर, जिसका राजनीतिक शास्त्र। अभी हमने बात की कि राजनीतिक शास्त्र आखिर में होता क्या है। तो हमने एक बात आपसे कही थी कि राजनीतिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक भाग है। यानी भाग के मतलब क्या है, एक हिस्सा है जिसमें राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। राज्य भी होंगे और ये सरकार किस प्रकार से हमारी व्यवस्थाएं चला रही है, किस प्रकार से कंट्रोल की जा रही है, किस प्रकार से जो हमारी यहाँ पर भारत जो है, भारत देश इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, तो हमारी एक न एक कोई तो होगा जो इसको कंट्रोल कर रहा है। प्रधानमंत्री जो है अभी नरेंद्र मोदी, तो ये कर रहे हैं, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। और ये राजनीतिक शास्त्र की अगर आप समझ पाएंगे तो कहीं भी आप खोलकर बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर राज्य और सरकार का अध्ययन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। अगर बात करें हम राजनीतिक शास्त्र के पिता किन्हें कहा जाता है, तो राजनीतिक शास्त्र के अगर पिता बात करें तो अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। और ये अरस्तु साहब को क्या कहा जाता है, राजनीतिक शास्त्र के पिता बनते हैं। कई बार आपके एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं कि राजनीतिक शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। तो उसके बाद अब हम चाहते हैं कि राष्ट्र निर्माण, यहाँ पर एक बात हमने पढ़ी थी राष्ट्र निर्माण की पहले, यानी हमारे अध्याय क्या कर रहा था कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो आखिर राष्ट्र निर्माण होता क्या है, इसको भी जानना जरूरी है। तो पहले हम राष्ट्र निर्माण के बारे में भी जानेंगे, उसके बाद ये किस प्रकार से चुनौतियाँ आई, कौन कौन सी चुनौतियाँ का सामना करना पड़ा, इसको तो हम खुलकर जानेंगे, ठीक है। कह रहा देश के सभी लोगों का सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक और राजनीतिक एकीकरण ही राष्ट्र निर्माण कहलाता है। यानी सामाजिक रूप से, यानी समाज के तहत से, आर्थिक रूप से यानी रुपया पैसा से, ये नहीं कि एक पूंजीपति होगा ये गरीब होगा, ठीक है। तो इसके रूप से एकीकरण का मतलब क्या होता है, यानी एकता,
ठीक है, एकता ही क्या कहलाता है, राष्ट्र निर्माण की चुनौती। अगर आप सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, तो ये जो क्या कहलाता है, राष्ट्र निर्माण कहलाता है। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं भाग्य वधु से चित्र प्रतीक्ष भेंट। ये आखिर है क्या? हमने बात डायरेक्ट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भाग्य वधु से चित्र प्रतीक्ष भेंट ये क्या है। तो अगर हम बात करें, एक जो है ये भाषण है। भाषण क्या है? भाषण है जो किसके द्वारा दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसको समझेंगे। ये क्या कहना चाह रहा है कि 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया। संविधान सभा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि संविधान सभा आखिर क्या होता है। ये हुई तो कब हुई? तो संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। इसको नोट करेंगे, नोट भी नहीं करेंगे तो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, नोट्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ पर आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, एक विशेष सत्र को संबोधित किया। उनका यह प्रतीक्ष भाग्य वधु से चित्र प्रतीक्ष कराया, यानी 14-15 हमारा भारत जो हुआ 15 अगस्त को नहीं हुआ, बल्कि 14 अगस्त के मध्य रात्रि 12 बजे, आप पढ़े होंगे, आप सुने भी होंगे कि 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक विशेष संबोधित किया। उसी को हम क्या कहते हैं, उनका यह प्रतीक्ष भाषण भाग्य वधु से चित्र प्रतीक्ष भेंट या टिस्ट विद टेस्टनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे इतना। अब आगे आपको समझ में आएगा कि आखिर ये है क्या। ठीक है, तो आप बने रहिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने बात कही कि आज़ादी की लड़ाई की दो बातों पर सबकी सहमति थी कि आखिर जो आज़ादी जब हम लड़ रहे हैं, आज़ादी के लिए इतना खून खराबी हो रही है, आखिर तो कुछ तो मकसद होगा। आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो कुछ तो आपका मकसद होगा, लक्ष्य होगा। तो उसी समय आज़ादी की जब दो लड़ाई लड़ी जा रही थी तो दो बातों पर सबकी सहमति थी। एक क्या थी कि अगर आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक संस्कार के जरिए बनेगी, यानी वहाँ पर लोकतंत्र शासन कायम किया जाएगा। अब आप सोचिए कि अगर लोकतंत्र कायम नहीं किया जाता, क्या हमारा देश स्वतंत्र कहलाता, आज़ादी कहलाता? नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता भाई? क्योंकि यहाँ पर लोगों की कोई स्वतंत्रता ही नहीं है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोगों को अपनी क्या करना, इच्छा अनुसार सरकार को चुनना। क्या करना? ये सरकार को चुनना, और जो उनके लायक है उन्हीं को चुनेगा। तो यही लोकतंत्र होगा। ठीक है, तो यही कहा गया कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए कायम किया जाएगा। दूसरा बात था यहाँ पर, दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग बात था कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। इसके कहने का मतलब क्या है? सबके भले के लिए काम करेगी, यानी ये नहीं सिर्फ जो गरीब लोग हैं उनको दबा दिया जाए और अमीरों लोगों पर ही क्या किया जाए, उनके अच्छा दिया जाए, उनको नौकरी दिया जाए, उनको एक तरह से बात किया जाए, उनकी अच्छी तरह से व्यवहार किया जाए। गरीबी लोग तो कोई यहाँ पर शासन ही नहीं है, तो उनको कहा गया दूसरे के सबके लिए भले काम किया जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद कहा जाता है कि हमने बात करी कि चुनौतियाँ, तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो चुनौतियाँ थी, 3 चुनौतियाँ देखने को हमें मिली जब आज़ादी के बाद। पहली चुनौतियाँ क्या थी कि भारत को एकता के सूत्र में बांधे रखना, यानी हमारा इतना बड़ा देश है, या इतना बड़ा क्या है, जाति धर्म भेद, जाति धर्म अनेक विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं यहाँ पर, इसको एकता में कैसे बांधे रखा जाए, ये सबसे बड़ी चुनौतियाँ थी। इसको पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ समझेंगे। ठीक है, दूसरा था कि लोकतंत्र कायम करना, यानी इतना बड़ा देश है तो लोकतंत्र कैसे कायम किया जाए, ये भी चुनौतियाँ थी। तीसरा था हमारा
तीसरा था कि समाज के सभी वर्गों का विकास किया जाए। ये नहीं है सिर्फ पूंजीपति लोगों की विकास की जाए और गरीब लोग तो सिर्फ क्या किया जाए, उनको दबाया जाए, ऐसा नहीं किया जाएगा। ये 3 चुनौतियां थी हमारी, जब आज़ादी के बाद भारत के समक्ष 3 चुनौतियां थी ये। चलिए बात करते हैं कि ये 3 चुनौतियां को किस प्रकार से सेटल किया गया और किन प्रकार से इनको एक स्वतंत्र भारत में लागू किया गया। उसके बाद चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सूत्र से बांधे रखना आखिर क्यों कहा गया, इसका कुछ तो कारण होगा। तो भारत अपने आकार और विभिन्नता में किसी महादेश के बराबर नहीं है, बराबर था, क्या था, सॉरी बच्चों, यहाँ पर महादेश के बराबर था। यहाँ पर महादेश का कहने का मतलब जैसे एशिया महादेश पड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये आकार और विभिन्नता का मतलब क्या होता है, यहाँ पर विभिन्न जाति धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, तो इनको एक जो होता है इनके मिलजुल कर एकता के साथ रखना। यहाँ तक कि विभिन्न भाषा संस्कृति समुदाय के अनुयायी थे, इसी को एकजुट करने की एक चुनौतियाँ थी। क्या चुनौतियाँ थी? भारत को एक सूत्र में बांधे रखना। दूसरा जो यहाँ पर हमारा आता है, कहा गया कि लोकतंत्र कायम करना। भारत में संसदीय शासन पर आधारित प्रतिमूल लोकतंत्र को क्या करना भाई, लोकतंत्र को अपनाया, ठीक है। यानी जब लोकतंत्र को कायम करने की बात की जा रही थी तो भारत में संसदीय शासन पर आधारित जो प्रतिनिधिमूल थे उन्होंने क्या दिए, जो वोट देने वाले जो लोग थे उन्होंने लोकतंत्र को अपनाने की बात कही। क्यों भाई? क्योंकि हम अपने मर्जी से सरकार को चुनेंगे तभी तो हम स्वतंत्र कहलाएंगे, ठीक है। तो अब तीसरा पॉइंट क्या था, चलिए जानते हैं। तीसरा पॉइंट था समाज के सभी वर्गों का क्या करना भाई, तो यहाँ पर विकास करना। ऐसा विकास जिससे संपूर्ण समाज का कल्याण हो, ना किसी एक वर्ग का अर्थात सभी के साथ असमानता व्यवहार किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों का धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदाय के विशेष सुरक्षा दी जाए। यानी हम कहने का मतलब है कि समाज के सभी वर्गों का कल्याण हो, ना कि एक वर्ग का हो। आप समझ पा रहे होंगे कि ये नहीं है कि सिर्फ आप अपने जाति, अगर आप क्या है, आप एक नेता है तो ये नहीं होनी चाहिए कि आप अगर कुशवाहा है तो आप अपने जाति के लोगों को ही बढ़ावा देंगे, बाकी लोग तो क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका भी एक कारण कहा गया, ठीक है। तो किसी वर्ग के साथ सभी के साथ समानता व्यवहार किया जाए और सामाजिक वंशों से जितने भी हमारी समाज में जो भी कमियां आ रही है, जो भी उसमें वर्ग के लोग रह रहे हैं, उनको एक तरह से सुधार करना और सभी का उसमें महत्वपूर्ण हिस्सा होनी चाहिए। अब विभिन्नता में एकता एक बड़ी बात हो जाती है कि विभिन्नता में अगर आप एकता की बात करें, विभिन्नता में एकता का मतलब क्या होता है, चलिए बात करते हैं। तो भारत में अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति आपस में मिलजुल कर रहते हैं, इन्हीं को विभिन्नता में एकता कहा जाता है। जैसे कि आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, तो एक भारत में देख रहे हैं कि हमारी जो है हम मिलजुल कर रहते हैं। सिर्फ हमारा क्या नारा होता है, हम भारतीय हैं। क्या है? हम भारतीय हैं। तो क्या हुआ भाई, यहाँ पर हमारी विभिन्नता में, विभिन्नता का मतलब अलग अलग है लेकिन हम एक कहलाए भारतीय है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा होता है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय को समझना भी जरूरी है। समाज के सभी वर्गों को विकास, किसी भेदभाव के समान अवसर, समान मिलना ही सामाजिक न्याय कहलाता है। यानी उनको उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाए। ये नहीं कि आप गरीब हैं तो आपके साथ क्या किया जाएगा, आपके साथ दुरुपयोग किया जाएगा, आपके साथ कोई अच्छा भला बुरा काम किया जाएगा, अच्छा नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं है। सामाजिक न्याय का मतलब है कि सभी वर्गों का हमें विकास करना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। आज तो हमें देख पा रहे हैं कि हमारे घर में ही भेदभाव होती है, क्योंकि आप इससे समझ सकते हैं
किससे भाई? स्त्रियों को लेकर और पुरुषों को लेकर, यानी लड़का और लड़कियों को लेकर। जब क्या होती है, जब हमारी लड़कियां पैदा होती है, लड़कियां जब पैदा होती है तो बड़ा ही लोग शौक होते हैं कि कोई पूछता है कि क्या हुआ है, आपकी बच्ची हुई है सुने हैं, लेकिन क्या हुई है आपकी? तो कहते हैं कि लड़की हुई है, बड़ा शौक से ही कहते हैं। लेकिन वहीं पर लड़का की बात आ जाती है तो कहते हैं कि लड़का हुआ है छाती उतावला करके। ये नहीं समझिए, सामाजिक जब आज़ादी लड़ी जा रही थी तो उसमें महिलाओं का भी योगदान था। अगर नहीं समझ में आए तो झांसी रानी को पढ़ लेना, ठीक है, उन्हीं से मिल जाएगा आपकी आंसर। अभी तो कितना ही पुरुष है जो आपको उनको स्त्रियों को परिभाषा देने के लायक, लेकिन आप एक सिर्फ झांसी रानी को ही समझिएगा। दूसरा आता है, यहां पर हम बात करेंगे आर्थिक न्याय। समाज के हर व्यक्ति को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिले और किसी का भी पोषण ना हो, उसे आर्थिक न्याय कहते हैं। पोषण नहीं, यहाँ पर शोषण होना चाहिए, शोषण ना, शोषण, ठीक है। यानी समाज के हर व्यक्ति को अपने आत्मनिर्भर बनना चाहिए कि हम अपने दम पर करेंगे। ये नहीं कि एक समाज को किसी का शोषण हो रहा है, आप बड़े भाई है और दूसरे कोई छोटे भाई है, तो बड़े भाई बहुत कमा रहा है, आप तो लुटा रहे हैं छोटे भाई, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी का न्याय है, बड़े भाई भी कोस सकता है आपसे कि आप भी कमाओ, तो ये भी होना चाहिए, ठीक है, आर्थिक न्याय। उसके बाद अब हमने पढ़ा कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, तो जिसमें हमने पढ़ा था कि राष्ट्र के जो बाधाएं थी, 3 बाधाएं आ रही थी। पहला, एक सूत्र में कैसे बांधा जाए, एकता के सूत्र में। दूसरा था लोकतंत्र कायम कैसे किया जाए और सभी वर्गों का विकास कैसे किया जाए। अब इसको दूर करने की हमें कुछ उपाय थी, राष्ट्र निर्माण के मार्गों को बाधा दूर करने की 4 उपाय सूझी। चलिए थोड़ा पढ़ते हैं कि आखिर क्या थी। तो सार्वभौम क्या करा है, संवैधानिक व्यवस्था की स्थापना करा। संवैधानिक का मतलब क्या है, संविधान के निर्माण करना और उसी के हिसाब से चलाना, यही जो होता है संवैधानिक व्यवस्था करना होता है। दूसरा क्या कर रहा है, सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना, यानी समाज के सभी वर्गों को यानी जितने भी हमारे भारत में लोग रह रहे हैं ना, उसको सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान होनी चाहिए। तीसरा था कानूनी शिक्षा एवं कानूनी व्यवस्था को सुचारू रूप से काम करना। अब हम शिक्षा पर भी जोर देंगे और कानूनी व्यवस्था तो आज देख रहे हैं कि हमारी गिरती जा रही है। क्यों? आप जब थाने में जाते हैं तो पहले निकालिए ना कैश, तब आपके पास पहुंचेंगे, आपकी केस का सॉल्व होगा। तो यहाँ पर शिक्षा एवं कानून व्यवस्था के सुचारू रूप से काम करना, ठीक है। ये कहा गया कब, राष्ट्र निर्माण के मार्ग, लेकिन आज हमें ये देखने को पड़ी रही है। चौथा था राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करना, यानी एक उसको विकास की तरफ बढ़ाना, ठीक है। आज हमारी देख पा रहे हैं कि क्या हमारा राष्ट्र बढ़ रहा है, राज्य का निर्माण हो रहा है। तो कुछ ऐसे राष्ट्र है, कुछ ऐसे राज्य हैं जो बढ़ रही है विकास की तरफ, ठीक है। चलिए अब जाते हैं द्विराष्ट्र का सिद्धांत। ये द्विराष्ट्र का आप समझ पा रहे हैं कि इसके शब्द से ही आपको परिभाषित मिल जा रही होगी कि द्विराष्ट्र क्या होता है। द्विराष्ट्र, ठीक है, द्विराष्ट्र का कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर द्वि मतलब 2, राष्ट्र का मतलब देश, द्विराष्ट्र यानी 2 देशों का सिद्धांत। द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया, यानी देश को बांट दिया जाए। अब ये हमारे लायक नहीं है, हम नहीं चाह पाएंगे इसको। चलिए थोड़ा इसको समझते हैं, कौन थे जिन्होंने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये नहीं सिर्फ हम हवाई में बात कर रहे हैं। आप जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व क्वेश्चन करेंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलेगी,
ठीक है, तो द्विराष्ट्र सिद्धांत तो यही है मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या द्विराष्ट्र सिद्धांत मोहम्मद अली द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार भारत के को धर्म के आधार पर, यहाँ पर बात करेंगे धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर क्या किया जा रहा है, धर्म के आधार पर 2 भागों में बांटा जाए। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा जाए। एक जो होना चाहिए हिंदू धर्म के आधार पर हिंदुस्तान होना चाहिए और इस्लाम धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना। तो यही द्विराष्ट्र सिद्धांत दिए। क्वेश्चन कई बार आपके पूछ लिया जाएगा, 2 नंबर में एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं आपसे, ये द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत मोहम्मद अली द्वारा जिन्ना द्वारा दिया गया था। ये धर्म के आधार पर बांटा गया था। हिंदू धर्म के हिंदुस्तान बना, इस्लाम धर्म के द्वारा पाकिस्तान बना। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब ये द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया गया तो कुछ ऐसे भी नेता थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हम द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ हैं, वो खिलाफ हो गए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मोहम्मद खान अब्दुल्ला गफ्फार खान द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे। यहाँ तक कि महात्मा गांधी भी क्या थे, द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा ये सिद्धांत दिया गया और यहाँ पर इनके खिलाफ जो थे खान अब्दुल गफ्फार खां थे। और इनको खान अब्दुल्ला गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, आप इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा इस पॉइंट का, और ज़रूर से इसको गौर से देखिएगा। ठीक है, अब थोड़ा पाकिस्तान का इतिहास पढ़ लेते हैं। ठीक है, पाकिस्तान का इतिहास, पाकिस्तान का इतिहास हम पढ़ेंगे। कह रहे पाकिस्तान का इतिहास की अगर बात करें हम, कह रहे पाकिस्तान शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो चौधरी रहमत अली द्वारा। VBI क्वेश्चन है, लगाएंगे। पाकिस्तान शब्द की मांग सबसे पहले मशहूर शायर मोहम्मद इकबाल, शायर का मतलब क्या था, जो शायरी कहता है। ठीक है, आप जानते हैं शायरी सुनते होंगे ना, भोजपुरी बहुत ही शायरी सुनते होंगे आप, तो उसी को शायर कहते हैं, दिल टूटने वाला शायरी। तो वही शायरी है यहाँ पर। क्या कर रहा है मोहम्मद, पाकिस्तान शब्द की मांग सबसे पहले किसने किया था, तो शायर थे, मशहूर शायर थे मोहम्मद इकबाल। 1940 में मोहम्मद अली क्या कर रहा है, सॉरी भाई सॉरी, यहाँ पर कर रहा है 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव। अब ये मुस्लिम लीग क्या है, आप थोड़ा इसको समझिएगा। मुस्लिम लीग जो दिया गया था, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी की किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, आगा खां के द्वारा किया गया था। आगा खां, आगा खां, तो इसको भी समझिएगा कि आगा खां द्वारा क्या किया गया था, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव पारित किया जिसमें पाकिस्तान की मांग की गई। ठीक है, मुस्लिम लीग का। उसके बाद कह रहा है 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मोहम्मद अली जिन्ना के प्रत्यक्ष कार्यवाही के तहत मुक्ति दिवस मनाया, जिससे देश में अहिंसा भड़क उठी। अब यहाँ पर जो थे एक मोहम्मद अली जिन्ना आप देख रहे थे, जिन्होंने क्या द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिए थे। अब ये प्रत्यक्ष रूप से कार्रवाई करके, यानी प्रत्यक्ष किसी की सहमति से नहीं, यानी कुछ लोगों की कमेटी बैठी और अपने में सुलझाकर उन्होंने मुक्ति दिवस मना लिया। कब मुक्ति दिवस मनाया उन्होंने, 16 अगस्त 1946 को। अब देश में हिंसा उठी का है, क्योंकि हम देश के साथ एक साथ लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम और हिंदू, और आप जो कर रहे हैं कि एक ही आप लड़ लिए, आप तो यहाँ से हिंसा तो भड़कनी है, तो यहाँ पर हिंसा भड़क उठी। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में 3 जून 1947 को भारत पाकिस्तान के बंटवारा की घोषणा की गई। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में 3 जून 1946 ईस्वी को क्या कर रहा है, भारत पाकिस्तान के बंटवारा की गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा और याद भी रखिएगा। एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है
कि लॉर्ड माउंटबेटन किसकी अध्यक्षता में भारत और पाकिस्तान का क्या किया गया था, बंटवारा किया गया था। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कब किया गया था, तो 3 जून 1947 को। और ये किसकी अध्यक्षता में, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में। 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो पाकिस्तान को आज़ादी कब मिली थी, तो 14 अगस्त 1947 को मिली। और मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का संस्थापक और पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। वे मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। हमने बताया था ना, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। 6 ईस्वी में आगा खां द्वारा किया गया था। तो उसका जो थे एक नेता थे। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री, जैसे आप भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ते हैं, उसी प्रकार से पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री ये कौन थे, तो लियाकत अली खां थे। अब आप पढ़ रहे होंगे कि भाई जो हम हिंदुस्तान में रहते हैं पाकिस्तान की बातें क्यों पढ़ रहे हैं, तो हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो क्या सिर्फ हिंदुस्तान ही उस समय था? हाँ, हिंदुस्तान ही था, लेकिन उसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक साथ थी। ठीक है। भारत पाकिस्तान की विभाजन की समस्या, अब यहां पर देख पा रहे होंगे कि जब आप एक साथ रहते हैं तो आपकी बड़ी विकास ही होती है। अगर जब आप अलग हो जाते हैं तो आपकी जो यहाँ पर अगर बात करें तो आपकी बड़ा ही समस्याएं उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के विभाजन की समस्याएं क्या थी, तो यहाँ पर बात करेंगे कि मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान में 2 इलाके शामिल होंगे, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। अब कहने का मतलब था कि मुसलमानों की जो संख्या के आधार पर अगर बांटा जाए तो 2 शामिल होंगे, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। ये बड़ा ही समस्या बात थी, क्योंकि हम हिंदुस्तान के एक और रह रहे और ये 2 हो जा रही, तो हमारे देखने से मतलब है 3 देशें बन जा रही है यहाँ पर। तो ये समस्या की बात है। दूसरा बात कर रहा है कि मुस्लिम बहुल प्रत्येक इलाके पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं थे। कुछ ऐसे मुसलमान थे, आज भी हमारे भारत में मुसलमान हैं जिनकी काफ़ी हिस्सा है, और ये जो है पाकिस्तान में जाने से इनकार कर देते, क्योंकि भाई हम हिंदुस्तान के लिए इतना लड़े, इतना एक साथ करके हम कैसे जा सकते हैं, इसको भी काफ़ी समस्याएं थी। उसके बाद ब्रिटिश इंडियन के मुस्लिम बहुत प्रांत पंजाब यहाँ पर नहीं, बांग्लादेश में अनेक हिस्से बहुसंख्य गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। यानी कुछ ऐसे क्षेत्र थे, जैसे कि अगर हम बात करें पंजाब प्रांत और बांग्लादेश, बंगाल, ये कुछ ऐसे थे जहाँ पर गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। यानी यहाँ पर बहुत कम संख्या थी किसकी, गैर मुस्लिमों की, यानी अगर हिंदुओं की बात करें तो। भारत का विभाजन केवल धर्म के आधार पर हुआ था, इसलिए दोनों ओर के अल्पसंख्यक वर्ग बड़े संजनत में थे। ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं, 5वां पॉइंट था हमारा कि भारत पाकिस्तान के विभाजन में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए थे। पश्चिमी पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक में गैर मुस्लिम लोगों को अपना घर बार जमीन जायदाद छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भारत आना पड़ा, और उसी प्रकार कुछ मुसलमानों को पाकिस्तान जाना पड़ा। कुछ ऐसे समस्याएं भी उत्पन्न होने लगी। अब जिस प्रकार से आज हम देख पा रहे हैं कि युद्ध के कगार पर हमारा देश है भारत और पाकिस्तान में, उसी प्रकार से युद्ध के कगार पर हो रही थी, तो अपनी ज़मीन जायदाद को छोड़कर कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए और पाकिस्तान को हिंदुस्तान में, क्योंकि उनको सताया जा रहा था भाई। तो इसको याद करेंगे। कह रहा है कि विभाजन की प्रक्रिया में भारत की भूमिका का ही बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि भारत की संपदा का भी बंटवारा हुआ। यहाँ पर सिर्फ भारत की हम बात करें तो भारत का ही नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर भारत के साथ साथ
किसका हुआ, संपदा की बंटवारा हुआ। एक चीज तक, यहाँ से एक लेख बात करेंगे ना हम, एक सुई तक भी बंटवारा हुआ यहाँ पर। आज़ादी एवं विभाजन के कारण भारत को विरासत के रूप में सारणी के पुनर्वास की समस्या मिली, और ये हमें देखने को समस्याएं मिली थी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे भारत विभाजन के परिणाम, यानी भारत जब विभाजन हुआ तो इसका क्या परिणाम सामने आया, थोड़ा इसको बात करेंगे हम। ठीक है, पहला है कि लोगों को अपनी घर छोड़कर सारणी शिविर में रहना पड़ा। धर्म के दूसरा है सारणी शिविर, कहने का मतलब है जो हमारी ज़मीन जायदाद थी अब यहाँ से छोड़कर हमें क्या करना, कुछ लोगों को पाकिस्तान जाने पड़ी तो कुछ लोगों को क्या करना पड़ा, यहाँ पर आना पड़ा। धर्म के आधार पर एक समुदाय लोगों को बेरहमी से मारा गया और कई जगहों पर सांप्रदायिक दंगे होने लगे। धर्म के आधार पर कुछ लोगों को मारा गया ज़बरदस्तन, इस यहाँ से छोड़ना पड़ा सरकार को अपनी जगहों को। ठीक है, और सांप्रदायिक दंगे क्या होती है, यानी धर्म के आधार पर क्या करना, एक युद्ध करना हम कह सकते हैं। तो यही जो होता है धर्म के आधार पर भेदभाव करना, यही जो होता है क्या कहता है, सांप्रदायिक दंगे होती है। ठीक है, तीसरा जो था वह था सीमांत के दोनों ओर हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर दिया गया। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान है, ठीक है, और यहाँ पर एक हिंदुस्तान है, ठीक है, और यहाँ पर हिंदुस्तान है, ठीक है, और यहाँ पर जो एक बॉर्डर है, ठीक है, ये बॉर्डर को समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ही है। ठीक है, बॉर्डर है। अब यहाँ से पाकिस्तान से जो हिंदुस्तान, ठीक है, थोड़ा इसको पूरा पढ़ लेते हैं तो समझेंगे। ठीक है, सीमा के दोनों ओर हजारों तादाद में औरतों को अगवा किया गया, उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी और अगवा करने वाले का ही धर्म अपनाना पड़ा। समझिएगा आप थोड़ा, यहाँ से जैसे हमने बताया था पाकिस्तान हिंदुस्तान बताया था, तो यहाँ से अगर आप पाकिस्तान में अगर आप, ठीक है, और यहाँ से अब अगर पाकिस्तान में है, आप अगर हिंदुस्तान जाना चाहते हैं, ठीक है, आप हिंदू हैं, अगर आप हिंदुस्तान में जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बॉर्डर पर अगवा कर लिया जाता था, आपको घेर लिया जाता था और आपसे ज़बरदस्तन शादी करके आपको उस पाकिस्तान हिंदू इस्लाम धर्म को अपनाना होता था। यही है, इसी प्रकार से जिस प्रकार से ये कर रहे थे उसी प्रकार से हिंदुस्तान में भी होता था। जैसे कोई मुस्लिम जा रही है तो उसको पकड़कर जबरदस्त शादी कर लेना और उसको अगवा बना लेना, यानी अपने धर्म में मिला लेना उसको, इस प्रकार से किया जा रहा था। चौथा था विभिन्न संपदा के साथ टेबल कुर्सी टाइराइट और पुलिस के वाद्ययंत्र का बंटवारा हुआ, सरकारी और रेलवे कर्मचारी का भी। यहाँ तक कि ये बंटवारा सिर्फ एक देश का ही बंटवारा नहीं था, यहाँ तक कि एक चीज बांटी गई, टेबल कुर्सियाँ टेराइट पुलिस ये सभी बांटी गई, सरकार के शासन भी बांटे गए, सरकारी रेलवे भी बांटी गई, जितना भी चीज़ें थी सभी बांटी गई। ठीक है, याद रखेंगे। भारत के विभाजन के बावजूद 1951 में भारत के कुल आबादी जो थी मुस्लिम कितने थे, 12% थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भारत के विभाजन के जब हुआ 1951 में, तो ये भारत के जो कुल आबादी तो थी, आप देख पा रहे होंगे अभी जो 1900 हमारे कितना चल रहा है, 2025 चल रहा है ना, 45 करोड़ के आसपास पहुँच गई है, 135 करोड़ के ना, 145 करोड़ ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुस्लिम जो थे वह कितना परसेंट थे, 12% थे, नहीं तो सभी जो थे हिंदू थे।
अब यहाँ पर बात की जा रही है महात्मा गांधी की शहादत। ये महात्मा गांधी की आखिर कैसे इनकी डेट हो जाती है, थोड़ा इसको भी पढ़ते हैं, इनकी क्या क्या भूमिकाएं थी। ये बंटवारा देख पा रहे हैं, तो ये बंटवारे में क्या क्या भूमिकाएं हैं। चलिए, महात्मा गांधी ने 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी के जश्न में भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया भाई? आप समझ पा रहे हैं कि 14 अगस्त के जो हमारा भारत पाकिस्तान अलग हो जाता है, यहाँ पर जो होते हैं, हमने एक धर्म को अलग, जब धर्म के आधार पर लोग को क्या किया जा रहा है, बांट दिया जा रहा है। तो ये कि कैसे आप कहते हैं ना कि जो आप किसी के मुंह से सुन पाते होंगे कि जो भारत के जो सबसे खराब नेता है महात्मा गांधी है। क्यों? आप किसी पूछिएगा क्यों, उसका जवाब, उसका मुंह बंद हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर ये किताबें जो कह रही है ना, कहती है कि उन्होंने जश्न में भाग ही नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने आज़ादी, जब आज़ादी की कगार पर थे, तो हमने सभी एक साथ लड़ा और भारत और पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग धर्म के आधार पर बट गई। यार ये कैसी आज़ादी है? ठीक है, तो उन्होंने ये बात कही। ठीक है, कह रहा है गांधी जी विभाजन के समय बहुत ही सांप्रदायिक हिंसे से बहुत दुखी थे। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा, बंटवारा हुआ तो उनसे बहुत दुखी थे। विभाजन के समय गांधी जी लोगों को अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत को समर्थन के विफल रहे। आप जब पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में, आपने जब किस क्लास में, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी के बारे में आप पढ़े होंगे कि ये अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत पर चलते थे। कोई भी काम करते थे तो इन्हीं के सिद्धांत के आधार पर। लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम जिसके लिए लड़ रहे हैं वही संहिता कर रही है, अहिंसा कर रही है, सत्याग्रह हो रही है। कुछ समय बाद हिंदू मुस्लिम को पुनः झड़प हुए, जिसके कारण गांधी जी उपवास पर बैठ गए। दूसरा हमने देखने को मिला कि हिंदू मुस्लिम एकता के अटल प्रयास के अतिवादी हिंदू इतने नाराज थे कि उन्हें कई बार गांधी जी को मारने की कोशिश की थी। यानी हिंदू मुस्लिम एकता को अटल प्रयास के, यानी कुछ ऐसे लोग थे जो चाहते थे बंटवारा हो जाए, लेकिन महात्मा गांधी चाहते थे कि नहीं हो। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया भाई, महात्मा गांधी को बहुत बार मारने की कोशिश की गई और 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नथुराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दिया। सरदार भाई वल्लभ पटेल का जन्म जो 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को हुई थी गुजरात के नाडियाद में एक किसान परिवार में। इनके पिता का नाम झबेरा भाई पिता का नाम क्या था? झबेरा भाई, और माता का नाम लड़बा देवी था। इनकी पत्नी का नाम झाबेरबा पटेल था। तो ये बात आप इनके बारे में पढ़ना हमें ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद सरदार पटेल ने महात्मा गांधी के प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि महात्मा गांधी से सरदार भाई वल्लभ पटेल ने किसे प्रेरित होकर स्वतंत्रता में भाग लिए थे? तो महात्मा गांधी से। कह रहे हैं सरदार पटेल ने 1918 में खेड़ा आंदोलन, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि सरदार भाई वल्लभ पटेल ने 1818 ईस्वी में खेड़ा आंदोलन, और खेड़ा आंदोलन कब हुआ था ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। और बरदौली आंदोलन यहाँ पर देखने को मिलेगा, सत्याग्रह, बरदौली सत्याग्रह किसके द्वारा की गई थी ये भी पूछा जाता है। किसके द्वारा की गई थी? तो सरदार भाई वल्लभ पटेल द्वारा। कब की गई थी? 1918 ईस्वी में। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है,
सरदार पटेल को रियासत मंत्रालय का अध्यक्ष बनाया गया तथा यह स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी बने। तो इसको भी याद रखिएगा। पहला प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उप प्रधानमंत्री सरदार भाई वल्लभ पटेल। जन्म कब हुआ? तो आप जानते हैं 1875 ईस्वी में। कर है सरदार भाई वल्लभ पटेल का निधन 1950 ईस्वी में हुआ था। सरदार भाई वल्लभ पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये सरदार भाई वल्लभ पटेल का। इनका निधन भी याद रखेंगे 1950 ईस्वी को। ठीक है, तो यहाँ तक रहने देते हैं, यहाँ तक रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। पार्ट टू के लिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।